हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज वैभव तिवाड़े। आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी श्री सिटी। मैं अभी बीटेक के सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये जो हमारा कल का पहला लेक्चर था, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, और इसके बारे में काफी सारे एग्जाम्पल और प्रॉब्लम भी अपन लोगों ने सॉल्व किया था कि ये एक्चुअली में होता क्या है। मतलब जो डेरिवेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन है, उसका जो एप्लीकेशन है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो हम लोग ने काफी सारे प्रॉब्लम देखे थे कि किसी ने पत्थर मारा था लेक में, तो अपन ने ये जाना था कि जो उसका एरिया है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर हम लोग ने कुछ कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा। तो हम इस चैप्टर में पूरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो हम लोग ने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। और जो एक्सरसाइज 6.1 है, इसके हमने काफी सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लिए थे। प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 भी हो गए थे, जो दो सिमिलर प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने यहाँ तक के लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग वाली एक्सरसाइज में जो दो प्रॉब्लम वो खत्म करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। और इसके जो है एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और फिर हम लोग मूव करेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 6.2 पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे एग्जाम्पल है। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है इसमें, ओके 30 चलेगा। और एक्सरसाइज जो है इसकी काफी बड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 19 क्वेश्चन है। सो विल ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग थे अपने प्रॉब्लम नंबर 17 पे, क्योंकि 15th और 16 जो है उनका एकदम सेम ही प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप 15 करोगे 16 को ओमिट भी कर दोगे चलेगा, पर अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में सबको सॉल्व कर ही लिया था। तो चलिए अपना पेंट वाला ऑप्शन ओपन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17। तो यहाँ पे पूछा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इज टू 6। तो मैंने आपको कल ही पहले जो था फॉर्मेट समझा दिया था कि पहले जो गिवन है हम लोग वो लिखेंगे। फिर उसके बाद जो अपने को पूछा है वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या, जो जब सारी चीजें हमारे सामने होती है तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब अपने को फाइंड करना है डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके। और अपने पास क्या पूछा, जब रेडियस उसका क्या है 6 सेंटीमीटर है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अपन लोग अपना सिंपली वही डी ए का फॉर्मूला डाल देंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई ऑफ आर स्क्वायर। याद है डी ए डिवाइड बाय डी आर। तो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो काफी इजी है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है। तो अपने पास आर की वैल्यू जो है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो हम उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12 पाई। काफी इजी प्रॉब्लम, कल हम लोगों ने इससे काफी ज्यादा हद तक टफ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो ये तो हमको बहुत इजी लगना चाहिए। कल भी मैंने एक बात बार बार उस पर फोकस करा था कि जैसे हम लोग प्रॉब्लम रीड करेंगे उसके बाद आप थोड़ा टाइम लीजिएगा, ये वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है। अच्छा, आप सिर्फ देखेंगे तो इसमें क्या आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। फिर एक टाइम के बाद जब आप पेन और पेपर पकड़ के प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे तो आपसे होगा नहीं। इसलिए आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, और आपसे अगर से प्रॉब्लम नहीं भी होता तो हम लोग तो यहाँ पे बैठे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बाकी ट्राई करना जरूरी है। सो प्रॉब्लम नंबर 18 पे हम करते हैं द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ एक्स यूनिट्स। ये फिर से प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 जैसा क्वेश्चन है कि अपना एक्स जो है यूनिट्स का प्रोडक्ट है, एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है। और अपने पास एक फंक्शन गिवन है किसका, प्राइस का, मतलब रेट का, रेवेन्यू का। तो आर एक्स इज इक्वल टू 3 of x² प्लस 6x+5। ओके। ये पूछ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, x इज इक्वल टू जब 15 है तो ये पूछ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ने कल कई बार किया हुआ है। इस जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा अपना 6x+6। इजी डेरिवेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, सॉरी हमने प्रॉब्लम में कुछ गलती कर दी है, 36 है, 6 नहीं है। बाकी कोई इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, 6x+36। तो अब सीधे सीधे अपन लोग एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में और हमारा आ जाएगा 6 × 15 + 36।
तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, 15 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता एक्चुअली। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 30 90, 90 + 36 126। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो ये अपना एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गया। तो हम लोग अब नया टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है 6.3, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब जो चीज इंक्रीज कर रही है, और डिक्रीज मतलब जो घट रही है। ये अपने को वर्ड से सीधे सीधे पता चल रहा है। और यहाँ पे ऐड कर दिया फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शंस और डिक्रीजिंग फंक्शंस। फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, हम आगे जाके पढ़ते हैं। In this section, we'll use differentiation to find out whether the function is increasing or decreasing or not. तो ये सीधे सीधे कह रहा है कि हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे पता करने के लिए कि जो हमारा फंक्शन है गिवन वाला, वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ना ही वो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया है इसने, एक्स स्क्वायर ग्राफ लिया है। तो हम लोग 12वीं कक्षा में, तो हम लोग को इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है। तो ये तो मैं समझाने से रहा अभी। तो ये होता है अपना एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो अगर से आप इसका ये वाला क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ जो है अपना डिक्रीज कर रहा है टाइम में, मतलब एक्स के साथ साथ। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो अपना एक्स स्क्वायर है का जो ग्राफ है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे -2, फिर -1, फिर 0, तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है ना। और इस साइड क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ भी इंक्रीज कर रहा है। अपने को ये पता चल गया। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये तो बेसिक चीजें थी कि एक्स डिक्रीज कर रहा है तो इसका ग्राफ, कि एक्स जो है अपना इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ एक क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा था और एक में इंक्रीज कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डेफिनेशन नंबर 1। Let I be an interval contained in domain of real valued function f, then f is said to be। तो यहाँ पे आप पहली डेफिनेशन आती है पहली। यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जब जो फंक्शन है वो अपना इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, जब जो अपना x1 है वो लेस देन x2 है, मतलब। और जो है अपना f ऑफ x1, जब x1 को अपन उस फंक्शन में डालेंगे, और जब x2 को अपन लोग उस फंक्शन में डालेंगे, तो अपने को ये रिजल्ट फॉलो होना चाहिए। फॉर ऑल कॉमा x2 बिलोंग्स टू I। तो मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल लेते हैं अपन फंक्शन अपना f ऑफ x इज इक्वल टू x। सिंपल एक फंक्शन ले लेते हैं x। तो जब अपना x1 x2 से छोटा है, मतलब x1 ले लेते हैं अपन लोग, कुछ भी ले सकते हैं, 1.1 ले लेते हैं, ठीक है। और x2 जो है अपन ना, उसको ले लेते हैं 2.4, ठीक है। ये अपना x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो x1 वो छोटा है और x2 बड़ा है। तो फंक्शन में उसकी वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी 1.1, और एक्स एफ ऑफ x2 की वैल्यू हो जाएगी 2.4। तो ये अपने ये वाली कंडीशन फॉलो करा है, यस ये फॉलो करा। तो ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब x की वैल्यू जब छोटी होगी तो उसका रिजल्ट भी छोटी आना चाहिए। ये था अपना इंक्रीजिंग फंक्शन। और जो डिक्रीजिंग क्या होगा, डिक्रीजिंग भी सेम वे में अपना जो है, इफ x1 इज लेस देन x2, तो अपने क्या होगा, एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन, हाँ ये सॉरी, इसको हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2। तो अपना जो x1 का वैल्यू जो है, मतलब एक्स का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, अपना ग्राफ वैसे वैसे डिक्रीज करना चाहिए। समझे आप। जैसे अपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा था ना, ये वाले फिगर में आ जाएंगे, इस साइड में सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज करा, पहले -2 था फिर -1 था, तो जो इसका ग्राफ है, इसका वैल्यू कम होता जा रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू कम हो रहा है। तो ये होता है डिक्रीजिंग। और थर्ड नंबर पे आता है अपना कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें जो अपना एफ एक्स का वैल्यू होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब उसका ग्राफ देखेंगे तो ये होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे अपना एफ एक्स इज इक्वल टू 6, तो अपना एक्स का वैल्यू कुछ भी डाले तो ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यही था यहाँ पर, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और फिर एक और टर्म आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करके। इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब अर्थ से अपना x1 और x2 रखा, तो अपन लोग एक बार इधर लिख लेते हैं फिर से। इंक्रीजिंग वाला अपना क्या था, x1 और x2 जो था, अपना f ऑफ x1 जो था और f ऑफ x2, ये हम लोग इंक्रीजिंग के लिए लिख रहे हैं, INC इंक्रीजिंग, ओके।
तो जब अपना x1 छोटा है x2 से, तो ये भी छोटा होना चाहिए। तो जब यहाँ पे इक्वलिटी हम लोग लगा लेते हैं, जब यहाँ पे हम लोग इक्वलिटी लगा लेते हैं, तो ये होता है इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है ये इक्वलिटी हट जाएगा, मतलब सॉरी, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आती है, यहाँ पर आती है। जो x1 अपना x2 से छोटा है, तो इसका वैल्यू एफ ऑफ x1 शुड बी लेस देन एफ ऑफ x2। मतलब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करना चाहिए, तो ये स्ट्रिक्टली का मतलब है। स्ट्रिक्टली मतलब इक्वलिटी होल्ड नहीं करना चाहिए। मैं आपको बार बार ग्राफ बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ये कोई वैल्यू है x1 और ये रही x2, मतलब क्लियरली हमको दिख रहा है x1 छोटी है x2 से, ओके। तो ये जो ग्राफ है समवट ऐसा है, मतलब x1 और x2 पे सेम वैल्यू दे रहा है, तो वी कैन कंसिडर इट एज स्ट्रिक्टली सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन। पर इंक्रीजिंग के लिए अपने को क्या चाहिए, x1 और x2 पे ये वाला ग्राफ चाहिए कि x1 पे जो वैल्यू है उससे ग्रेटर चाहिए x2 की वैल्यू, एफ ऑफ x2 की वैल्यू। तो ये डिफरेंस है स्ट्रिक्टली और नॉन स्ट्रिक्टली के। तो वही डिक्रीजिंग में भी सेम इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, वो डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ओके। जैसे अपने पास x1 है और x2 है, एफ ऑफ x1 है और एफ ऑफ x2। तो अगर से यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगा, मतलब अगर से ये अपना रिलेशन है x1 इज लेस देन x2, तो अगर से x1 ग्रेटर देन x2 से, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इक्वलिटी लगा दिए तो सिर्फ डिक्रीजिंग हो जाएगा। और कांस्टेंट तो आपको पता ही है। तो हम लोग सीधे सीधे प्रॉब्लम पे जंप करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई है। डेफिनेशन नंबर 2 भी है, उसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट एक्स नॉट बी द पॉइंट in the domain of definition of real valued function f. F is said to be increasing, decreasing at x naught if there exists an open interval I containing x naught such that f is increasing, decreasing respectively in I. Let us clarify this definition for the case of increasing function. मतलब ऐसे बोला कि आप एग्जाम्पल पढ़ो, आपको ये डेफिनेशन वो समझ में आ जाएगी। तो शो दैट फंक्शन इज गिवन बाय ये कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स विच इज 7x-3। तो ये इंक्रीजिंग कह रहा है, INC फॉर आर, मतलब जो एक्स की अपनी जो रियल वैल्यूज डालेंगे तो उसके लिए इंक्रीजिंग है। तो लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स इन आर, देन x1 इज लेस देन x2। तो ये बोल रहा है अपने पास कोई नंबर है x1 और x2, जहां पर x1 इज लेस देन x2। तो ये अपने पास वो है। तो अपन यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 7 एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे -3 भी कर सकते हैं। इससे साइन चेंज में कोई मतलब साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ x1, क्योंकि ये x1 में फंक्शन है और ये x2 में फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, फाउंड आउट दैट इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। So we shall now give the first derivative test for increasing and decreasing function. The proof of this test requires the mean value theorem studied in chapter number 5। तो ये बोल रहा है कि हम लोग जो डिफरेंशिएशन है उससे कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्योंकि हम लोग हर बार मतलब कोई x1 और x2 तो ऐसे ढूंढेंगे नहीं कि x1 लेस देन x2, फिर अपन x1 की वैल्यू जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, देन विल चेक इफ एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2, है ना। ये काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, क्यों हम एक एक वैल्यूज के लिए चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फंक्शन होते हैं थोड़ी देर तो इंक्रीजिंग होते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए डिक्रीजिंग होते हैं, लाइक दिस। सो तो अपने को कुछ ऐसा मेथड चाहिए कि हम लोग मतलब ऐसे कंफर्म बता पाए कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो उसके अपना थ्योरम नंबर 1 आता है इन द पिक्चर। लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी। तो अपना ये एक इंटरवल है, डिफरेंशियल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। जो अपना फंक्शन है एफ एक्स, वो ए कॉमा बी पे डिफरेंशिएबल है, मतलब ये फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिंपल मीनिंग में। तो देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ए कॉमा बी इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब सिंपली एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएट करके अगर तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आया तो वो इंक्रीजिंग है। और सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए अपने पास दूसरी कंडीशन है कि इज डिक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। और कांस्टेंट के लिए सिंपल एफ एक्स इज कांस्टेंट
व्हेन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज जीरो। तो अपने पास तीन कंडीशन आ गई है। तो नीचे यहाँ पे प्रूफ भी लिखा हुआ है। प्रूफ में हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं, मैं ऊपर ऊपर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पर अपने प्रूफ की जरूरत नहीं, सीधे सीधे रिजल्ट याद रखने की। जो अपना फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीजिंग है, लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग है, और इक्वल टू जीरो तो कांस्टेंट है। तो प्रूफ में लिखा है x1 x2 है, जिसमें से x1 इज लेस देन x2। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? अब मीन वैल्यू थ्योरम है अपना चैप्टर नंबर 5 में, और मैं उसको अभी उसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, उसको डिराइव तो नहीं कर सकते। एफ डैश ऑफ सी x2 माइनस x1, ये अपना मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। तो अपना जो ये होता है डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ सी, ये ग्रेटर देन जीरो। और जो अपना x2 माइनस x1 है ये भी पॉजिटिव होगा। वाई? बिकॉज हम लोग ने कंडीशन ही ऐसी ले रखी कि x2 इज ग्रेटर देन x1। तो ये जो अपना f ऑफ x2 होएगा माइनस f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो x1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। ओके। तो जैसे हमने लिया x1 इज लेस देन x2, तो यहाँ पे फंक्शन में भी सेम आया। तो ये अपनी इंक्रीजिंग वाली कंडीशन होगी। The proofs of part B and C are similar. It is left as an exercise to the reader. मतलब कह रहा है कि आप खुद से प्रूव कर सकते हो। ये अपन लोगों ने इंक्रीजिंग के लिए अभी सॉल्व किया, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट खुद से सॉल्व कर, ऐसे ही कह रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अपने को प्रूफ से ज्यादा मतलब है नहीं। सीधे विल जंप ऑन एग्जांपल नंबर 8। अब थोड़ा ठीक दिखा। एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 में अपने को एक फंक्शन गिवन है, और वो बोल रहा है कि शो करो कि ये इंक्रीजिंग है फॉर इट्स डोमेन आर। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं। पेन कहाँ गया आपने? ओके। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ क्यूब माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो ये कह रहा है कि इसका जो है अपने को निकालना है कि इफ इट इज इंक्रीजिंग, मतलब अपने को प्रूफ करना है सिंपली। तो अपने को अभी अभी एक कंडीशन पड़ी हुई है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो जब होता है तो इट इज इंक्रीजिंग। राइटिंग अच्छी दिख ब्रश चेंज करने से। सो कंटिन्यू करते हैं। तो अपन लोग सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, और विल चेक इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका डेरिवेटिव होएगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऑफ एक्स प्लस 4। तो ये आया। फिर हम लोग इसको थोड़ा अपना उसमें चेंज करेंगे। 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस 1। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। तो अपना ये आ जाएगा 3 ऑफ, ये अपना क्या आइडेंटिटी बन गई? a² प्लस b²। सॉरी यहाँ पे माइनस था, -2ab। ठीक है। तो ये हो गया अपना x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अपना ये भी पॉजिटिव है, और ये स्क्वायर के अंदर है तो ये भी पॉजिटिव है। तो अपना एफ डैश एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो। तो हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि अपना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ये सिंपली क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। बस थोड़ा चेंज करेंगे। तो अपना एग्जांपल नंबर 9 पे जंप करते हैं हम लोग। विल जंप ऑन टू एग्जांपल नंबर 9। प्रूव दैट द फंक्शन given by fx is equal to cos x is decreasing for this interval, increasing for this interval, and neither increasing nor decreasing for this function, मतलब this interval। तो लिख लेते हैं पहले। पहला पार्ट अपने को प्रूव करना है 0 to π के बीच में जो अपना ये फंक्शन अपना डिक्रीज कर रहा है, अपने को ये प्रूव करना है। तो अपना एफ एक्स है कॉस एक्स, कॉस एक्स है साइन एक्स है, कॉस एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, इजी डिफरेंशिएशन। ओके। तो एफ डैश एक्स जो है अपना, ब्रश अपन लोग चेंज कर लेते हैं, बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो अपना एफ डैश एक्स आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये अपना दिया कि 0 to π। अपने को पता है 0 to π में क्या होता है, अपना जो साइन होता है पॉजिटिव होता है, सबको पता है, क्योंकि साइन का ग्राफ जो है, एक बार साइन का ग्राफ बना लेते हैं, ये होता है। तो ये जीरो होता है, ये पाई होता है। तो ये अपना ग्राफ पॉजिटिव है,
है ना, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो अपना एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन लगेगा, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन दिस इंटरवल। तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो। ओके, तो लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग है, सिंपल, इजी। ओके, फिर अपना सेकंड वाला पार्ट था कि जो अपना पाई टू टू पाई है, इसमें इंक्रीजिंग है या क्या है। तो वही अपना एफ डैश एक्स क्या आया था, लास्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था, माइनस ऑफ साइन एक्स। फिर से हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, जीरो टू पाई, और इसमें पाई टू टू पाई, पाई जीरो टू पाई। ओके, तो अपना पाई टू टू पाई क्या है, अपना जो साइन एक्स है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब थर्ड पार्ट क्या है, जीरो टू टू पाई, जीरो टू टू पाई। ओके, तो वही अपना एफ डैश एक्स क्या था, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो अपना जो साइन एक्स है, हम लोग ने जैसे ऊपर ग्राफ देखा था, जीरो से पाई में इंक्रीजिंग है, जीरो से टू पाई में डिक्रीजिंग था, जीरो से पाई में इंक्रीजिंग और पाई से टू पाई में डिक्रीजिंग। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड अभी कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीजिंग है, थोड़ा सा डिक्रीजिंग है, मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि अपने को पता ही नहीं कि मतलब अपना ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। और से यहाँ पे एफ डैश एक्स इज टू जीरो आ जाता, और से आ जाता मान लीजिए जीरो, तो हम लोग कांस्टेंट बोल देते, पर ये कांस्टेंट वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये कोई कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसलिए नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 10 पे जंप करते हैं। Find the interval in which given function this is इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अभी पूछ रहा है कि किस इंटरवल, पहले अपने को क्या रहता था कि इंटरवल गिवन रहता था और पूछता था उसमें इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग है। इस बार इसने बोला कि चलो ठीक है, पता करो कि कब कब इंक्रीजिंग और कब कब डिक्रीजिंग है। पहले अपन लोग अपना फंक्शन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में अपना एफ एक्स गिवन है, कहाँ गया अपना, हाँ एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। तो अपना एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस फोर। ओके, यहाँ तक के इजी था, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को पहला पार्ट बोल रहा है वो इंक्रीजिंग चाहिए, उसको क्या चाहिए, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कंडीशन होता है एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये अपना एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस ऑफ फोर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो फोर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना एक्स शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी टू एक्स शुड बी ग्रेटर देन फोर, एक्स शुड बी ग्रेटर देन टू। जब जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू आएगी तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और फिर सेम अपने लोग डिक्रीजिंग वाली कंडीशन लगाएंगे, शुड बी लेस देन जीरो, तो ये अपना आ जाएगा टू एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो, तो अपनी एक्स के ले देगी लेस देन। जब जब अपना एक्स ग्रेटर देन टू होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, और जब जब अपना एक्स लेस देन टू होगा तो होगा डिक्रीजिंग। अपन लोग ने ये एक इजी सा प्रॉब्लम, जिसमें मतलब जिससे आप देख रहे हैं अपन लोग को 6.1 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला था कि जो अपना रेट ऑफ चेंज है उसके लिए अपने को डेरिवेशन निकालना था, और जो अपनी वैल्यू रहती थी उसको पुट कर देते थे। अभी पूरे एक्सरसाइज नंबर 2 में अब वो सेम ही प्रॉब्लम आएगी, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है, यही फाइंड आउट करना है। तो अपने को सिर्फ एक ही कंडीशन बताया, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीजिंग है, और इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग है। इजी चल रहा है अभी तक, ऐसा कुछ आया नहीं कि हम लोग से जो सॉल्व ना हो। बस वो एक्सरसाइज नंबर 1 में दो प्रॉब्लम थे जो हमको थोड़े टफ लगे थे, तो वो भी हमने एंड में सॉल्व कर ही लिया था। सो एग्जाम्पल नंबर 11, ये बोल रहा है कि फाइंड द, फिर से सेम क्वेश्चन है कि इंटरवल फाइंड करना है वेयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स अपना गिवन है एग्जाम्पल नंबर 11 में, फोर एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक्स प्लस 30। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एस एक्स निकाल लेंगे, ये आ जाएगा अपना 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 72। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि 12 तो कॉमन आ ही रहा है, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगा टू थ्री जो सिक्स। ओके, तो इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालना तो आपको बचपन में पढ़ाया गया था, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस, सॉरी एक्स प्लस टू। अब आपको फैक्टर निकालना नहीं आता तो आपको वो सीखना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास ये एफ डेस एक्स का ये वाला फंक्शन है 12 एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस टू। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो ये तो आपको आता ही था, माइनस टू और माइनस थ्री करता है, ये वाला आता है अपना माइनस इंफिनिटी, ये होता है प्लस इंफिनिटी। तो ये जो अपना
फंक्शन है 12x - 3x + 2, ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया एक अपना पोर्शन, ये हो गया दूसरा पोर्शन, ये हो गया पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ये हो गया अपना पार्ट नंबर। तो अपने को पता है जो अपना पार्ट नंबर 1 मतलब अल्टरनेटिव चलता है, पार्ट नंबर 1 जो है ये पॉजिटिव होता है, पार्ट नंबर 3 ये भी पॉजिटिव होता है, पार्ट नंबर 2 को जब अपन लोग इस जो अपने इक्वेशन है उसमें डालेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएगी। ठीक है, अपने को ये तो पता है बहुत पहले से। सो सिंपली अब अपने को पता चल गया कि जो अपने -∞ to -2 एंड 3 to +∞ में अपना जो है फंक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है, और अपना -2 से 3 के बीच में जो अपना फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि वहां पे उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सो एग्जाम्पल नंबर 12 पे हम लोग जंप कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 12 में फिर से हमको एक फंक्शन गिवन है, साइन एक्स का फंक्शन है, f(x) = sin of 3x, वेयर एक्स का लिमिट इंटरवल गिवन है अपने 0, π/2। तो ये पूछ रहा है कि हमारा जो फंक्शन हो कब कब इंक्रीजिंग और कब कब डिक्रीजिंग हो। सेम फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो अपना f(x) है उसको तो पहले तो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अपना f'(x) आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो 3x है यहाँ पे, तो पहले कौन सा आ जाएगा 3 cos of 3x, ये अपना डिफरेंशिएशन होता है। लास्ट यूनिट पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर ली है, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर लिए। सो देयरफॉर f'(x) इज 0 गिव्स cos x इज इक्वल टू 3, व्हिच implies, हाँ तो ये कुछ भी बोल रहा है पर हमारे मतलब का नहीं। तो जो अपना जो cos of 3x है, ये अपने को जीरो कहाँ कहाँ पर देता है, cos of 3x इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे आता है, जब अपना 3x जो है या तो π/2 आ जाए या तो 3π/2 आ जाए, पर ये जो अपनी इंटरवल है इसमें तो 3π/2 है, 0 to π/2, तो 3x क्या हो जाएगा अपना π/2, तो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी π/6, π/2। ओके, ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये इंटरवल में है, तो ये दो वैल्यूज पे अपनी जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो आ रही है। तो हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। आप लोग को तो पता ही है कि एक प्रोसीजर होता है कि हम लोग को जो फंक्शन है अपने को ये पता करना है कि किस रीजन में ये जो अपना डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन जो है ये किस रीजन में पॉजिटिव आता है और किस रीजन में नेगेटिव आता है। ये अपने को पता करने के लिए पहले फाइंड करते हैं कि ये जीरो कहाँ पर है, तो हम लोग ने फाइंड कर लिया कि जीरो ठीक है π/6 पे एक, और एक है π/2 पर। फिर से हम लोग वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसके इधर। तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है हमारा फंक्शन, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आएगा -∞ से π/6, -∞ to π/6 जो है अपना फंक्शन पॉजिटिव है, और दूसरी जगह पॉजिटिव कहाँ था, π/2 से +∞, और अपना फंक्शन नेगेटिव कहाँ पे था, π/6 से π/2, π/6 से π/2। ये तो अपना आ गया, पर अपने को एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, जो अपने पास एक्स का इंटरवल गिवन था कि अपना जो फंक्शन है इसी के लिए डिफाइन है, तो अपने को ये इसका जो अपना गिवन है और ये जो अपना आया है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन मतलब अपने को सिर्फ वही पॉइंट लेना है जो इसके डोमेन में, तो -∞ to π/6 नहीं, तो ये वाला अपना कट आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 0 to π/6, यहाँ पे क्लोज जाना चाहिए क्योंकि ये क्लोज है, π/6 का ओपन वाला, कॉमा π/2 से इंफिनिटी अपने डोमेन में नहीं, तो इसको अपन लोग क्रॉस कर देंगे फॉर, और डिक्रीजिंग के लिए अपना π/6 to π/2, ये अपनी डोमेन में, यस। ओके, तो ये अपने इंक्रीजिंग के लिए ये आ गया और डिक्रीजिंग के लिए ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में फिर से एक फंक्शन गिवन है, sin x प्लस cos x, ये अपना फंक्शन गिवन है। तो वही अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे, f'(x) निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा cos x, sin x का डेरिवेशन, और cos x क्या होता है -of sin x। तो वही फिर से प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि जीरो कहाँ कहाँ पर देता है, तो इसका जो जीरो वैल्यू है f'(x) जीरो कहाँ पे आएगा, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, क्योंकि cos x और sin x इक्वल हो गए तो अपना f'(x) क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ होता है, π/4 पे होता है, π/4 मतलब 45 डिग्री दोनों पे, sin x और cos x की वैल्यू होती है 1/√2, बाकी यहाँ पे वो नहीं पूछा है। और ये होता है 5π/4, तो होता तो काफी जगह पर, अपन लोग को जो इंटरवल गिवन है वो है 0 to 2π, तो इसके बीच में दो जगह पे ही होता है, एक होता है π/4, एक होता है 5π/4। तो अपने पास पॉइंट आ गए, तो फिर से हम लोग वही लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अपने पास दो पॉइंट आ गए थे,
एक पाई बाय फोर और एक 5 पाई बाय 4, और एक हो जाएगा 5 पाई बाय 4। तो हम लोग की पहले जो रेंज गिवन थी वो है 0 to 2 पाई। तो हम लोग यहाँ पे -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी जाने की बजाय हम लोग 0 to 2 पाई जाएंगे, क्योंकि हमको एंड में इनका इंटरसेक्शन लेना ही पड़ता है। सो विल सिंपली हमारी नंबर लाइन 0 to 2 पाई में काम करेगी। तो हम लोग को तो पता ही है फिर आगे का प्रोसीजर। अपना जो ये वाला रीजन है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव, और जो बीच वाला होएगा वो होएगा नेगेटिव। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यहाँ से हमको पता ही चल जाएगा। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या हो गया, 0 to π/4, और 5 π/4 to 2 पाई। तो यहाँ पे क्लोज आएगा, यहाँ पे ओपन आएगा, और यहाँ ओपन आएगा, यहाँ पे क्लोज आएगा। इंक्रीजिंग के लिए ये, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ये मिडिल वाला। मिडिल मतलब π/4 to 5 π/4, ये है डिक्रीजिंग, और ये हो गया इंक्रीजिंग। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सो एग्जांपल यहाँ पे फिनिश होता है, हम लोग पहुंचते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 पर। तो मैं एक बार फिर से समराइज करना चाहूंगा कि जो ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, इसमें हम लोग से सिंपली पूछेगा कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग कहाँ पे होता है, जो गिवन फंक्शन है वो। तो अपने ऊपर देखिए, अपना उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो अपना एफ डैश एक्स ऐसे ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग, और इक्वल टू ऑफ जीरो है तो कांस्टेंट। तो अपने को तीन ही लाइन का इसमें ध्यान रखना है। सो चलो जंप करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 पे। और अपने पास कुछ हार्ड जो रहते हैं फंक्शंस, उसमें हम लोग को थोड़ा पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि वो फंक्शन जो है जीरो कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे हम लोग ने लास्ट एग्जांपल में किया, हमको पता चला इस पे और इस वैल्यू पे वो जीरो है, फिर हम लोग सिंपली एक लाइन ड्रॉ करी, और वहां से हमको पता चल जाता है कि किस रीजन में ये अपना जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा और किस रीजन में नेगेटिव होगा। सो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये जो अपना गिवन फंक्शन है सिंपली पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग है, मतलब शो करना है। एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर 1। तो अपना एफ एक्स गिवन है 3x + 70। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इजी डेरिवेशन 3। तो एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज। तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो जो प्रूफ करना था हो गया प्रूफ, यही करना था प्रूफ कि इंक्रीजिंग है। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अब प्रूफ करना है कि जो अपना e⁻²x है वो इंक्रीजिंग है। सेम प्रोसीजर, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। e⁻ऑफ समथिंग का डेरिवेशन वही होता है, e⁻²x मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट 2, 2 e⁻²x। तो ये जो फंक्शन है, जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये इंक्रीज करेगा, एज यू ऑल नो दैट। कहाँ गया अपना पेन, ओके। तो अपना x1 जब x2 से लेस होगा तो अपना जो f ऑफ x1 है वो x ऑफ x2 से लेस होगा। क्यों, क्योंकि e⁻²2 ये तो ऑब्वियस सी बात है, होता ही है। सो सेकंड क्वेश्चन में प्रूफ हो गया कि हाँ इट इज इंक्रीजिंग। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है कि शो, मतलब हमको शो करना है कि जो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है ये इस रीजन में इंक्रीजिंग है और इस रीजन में डिक्रीजिंग है। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था। कहाँ गया वो एग्जाम्पल, आई गेस यही कहीं था। यहाँ पे जो अपना है वो cos x गिवन था, और यहाँ पे अपन लोग को sin x गिवन है। तो दोनों सिमिलर है। तो मैं ये क्वेश्चन ओमिट करना चाहूंगा क्योंकि दोनों एकदम सेम ही है। यहाँ पे पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग कहाँ पे और इंक्रीजिंग कहाँ पे। सो वी कैन ओमिट दैट क्वेश्चन, सिमिलर है। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सिमिलर, बोल रहा है कि मतलब इंटरवल किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो ये हमने एग्जाम्पल में सॉल्व कर लिया, चलो इसको एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं। 2x² - 3x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे स्क्वायर एक्स को, तो हो जाएगा 4x - 3। तो जब इंक्रीजिंग होगा तो क्या होएगा, ग्रेटर देन जीरो, और फॉर डिक्रीजिंग क्या होता है, लेस देन जीरो। तो वैल्यू पुट करेंगे 4x - 3 ग्रेटर देन जीरो फॉर इंक्रीजिंग, 4x - 3 लेस देन जीरो फॉर डिक्रीजिंग। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3/4 से ग्रेटर। ये हो गया फॉर इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के लिए क्या है अपना सेम 3/4। ये अपन लोगों ने दोनों को पैरेलली सॉल्व कर लिया। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा
3/4 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 3/4। इजी प्रॉब्लम। अब हम लोग जंप करते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें फिर से एक फंक्शन की मैंने पूछ रहा कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग वही अपना प्रोसीजर जो है, जो हम लोग जब से फॉलो करें वही फॉलो करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज 2x³ माइनस ऑफ 3x² माइनस ऑफ 36x प्लस 7। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। ओके। तो हम लोग को पता है कि अब अपने को पता नहीं ये फंक्शन कब इंक्रीज करे कब डिक्रीज करेगा। तो हम लोग इसके पॉइंट ऐसे निकालेंगे जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये अपना 6 कॉमन आ जाएगा। x² माइनस एक्स माइनस 6, ये आ जाएगा 6 ऑफ x प्लस 2 x-3। ओके। सो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब वही अपना लाइन बनाएंगे हम लोग। वही हो जाएगा -2, वही हो जाएगा एक पॉइंट हो जाएगा 3। तो अपने को पता है इधर पॉजिटिव होता है, इधर पे नेगेटिव होता है। सॉरी, इधर पे भी पॉजिटिव होता है, बीच में नेगेटिव होता है। तो हो गया। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग ये दो रीजन में आएगा, ये वाला और ये वाला। तो इसको हम लोग उसके फॉर्म में लिख लेते हैं, -∞ to -2, ये हो जाएगा 3 to ∞। इंक्रीजिंग रहेगा, ये क्या है इंक्रीजिंग के लिए। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, -2 से। तो हो गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे जम करते हैं। अभी पूछ रहे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है। तो हम लोग ने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किया, सेम अपने को वही करना है। तो यहाँ से हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि हम लोग सारे सॉल्व कर जाएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी दिख रहा है, मतलब 6 का ये पार्ट। तो इसको ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज सिमिलर टू दैट प्रॉब्लम नंबर 4। तो एक बार हम लोग, तो इसका बी पार्ट कह रहा है कि एफ एक्स जो है अपना, वह है 10 - 6x माइनस ऑफ 2x²। तो फिर से वही एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा -4x माइनस ऑफ 6। तो फिर से वही देखेंगे, अपना जो जीरो कहाँ पे आ रहा है, जीरो आ रहा है अपना ये -3/2 पे। ओके। ये जो अपना एफ एक्स आएगा, जीरो कहाँ पे आएगा, 3/2 पे। एफ एस एक्स ऑफ 3/2 इज जीरो। फिर से अपनी लाइन बनाएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट देंगे 3/2। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। पहले हमारा क्या होता था, ये रीजन अपना पॉजिटिव होता था और ये रीजन नेगेटिव होता था। पर जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो अपना जो एक्स है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है एक्स का, वो नेगेटिव है। तो अपने पास इस बार थोड़ा उल्टा हो जाएगा, जो पॉजिटिव रीजन है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो बाकी सब इजी ही है, क्योंकि पॉजिटिव क्या है अपना, ये वाला रीजन है। कौन सा, 3/2 से इंफिनिटी। और इंफिनिटी, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये -3/2 पे जीरो है। तो ये आ जाएगा -3/2 से इंफिनिटी। ये दूसरा आ जाएगा अपना -∞ से -3/2। तो यहाँ पे इस बार क्या होएगा, जो पॉजिटिव है ये वाला रीजन, ये अपना इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये अपना डिक्रीजिंग हो जाएगा। सिंपल अपना, अभी तक सब कुछ इजी चल रहा है। सो अब कौन सा वाला पार्ट कर लेते हैं हम लोग। बाकी देखिए, जो पार्ट नंबर डी है ये भी सिमिलर है इसी के। एक्स की पावर मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी डिफरेंस अपने को दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक्स की पावर भी सेम है, x²। और जो अपना एक्स वाला टर्म है नेगेटिव है, तो अपने को ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव वाला रीजन था वो नेगेटिव वाला रीजन हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला रीजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं पार्ट नंबर ई सॉल्व करेगा। ई थोड़ा टफ दिख रहा है। ये है अपना x+1 मल्टीप्लाइड बाय x-3। तो इसमें जो है x की टोटल पावर 6 हो जाएगी जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपना एफ एक्स गिवन है, इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एफ डैश एक्स मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो निकालना काफी टफ होएगा। स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि अपने को पता करना है कि किस रीजन में पॉजिटिव होगा, मतलब किस रीजन में इंक्रीजिंग होगा, किस रीजन में डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स क्या होएगा, ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो पहले इसका डेरिवेशन, इसका डिफरेंशिएशन और ये कांस्टेंट, फिर इसका डिफरेंशिएशन और ये कांस्टेंट। तो पहले इस वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं x+1 का होल क्यूब का। तो आ जाएगा ये
3 of x+1 मल्टीप्लाई बाय x-3 का होल क्यूब। आप डिफरेंशिएशन में अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आपको चैप्टर नंबर 5 फिर से एक बार रिविजिट करना पड़ेगा, और उसके लेक्चर या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में तो सिर्फ एप्लीकेशन है। तो मैं डायरेक्ट अपना सॉल्व कर दे रहा हूँ, और फिर अपना इसका डिफरेंशिएशन और ये कांस्टेंट स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x+1 का होल क्यूब। तो ये अपने रिजल्ट आ गया एफ डैश एक्स का। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कुछ कुछ चीजें कॉमन निकल रही है, तो 3 कॉमन है दोनों में, x+1 कॉमन है, और x-3 का 2 पावर कॉमन है। तो कॉमन वाली चीजें निकाल लेते हैं। 3x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, फिर अपने पास बचा क्या, यहाँ से बचा है तो सिर्फ ये x+1, और यहाँ से बचा है x+x-3, तो यहाँ बचा +x-। ओके, तो फिर से रीराइट कर लेते हैं इसको। 3 of x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा 2x-2। तो यहाँ से फिर से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा 6x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा x-1। तो अपने को ये देखना है कि ये जो है एफ डैश एक्स, ये कब का पॉजिटिव होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो टर्म है अपनी एक्स स्क्वायर वाली, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी। और 6 जो है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। x-3 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अपने ये जो पूरा टर्म है इसका पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x-1 के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1, और ये हो गया -इन्फिनिटी, और ये हो गया +इन्फिनिटी। तो इस रीजन में इफ यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा, और इस रीजन में ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो अपना -इन्फिनिटी 2, और एक रीजन होगा अपना इन्फिनिटी 2। तो अपना जो x है वो -इन्फिनिटी 1 के लिए ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव होगा। ओके, और इस रीजन के लिए अपना ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग सीधे देखते पता कर सकते हैं कि किस रीजन में इंक्रीजिंग और किस रीजन में डिक्रीजिंग। सॉरी, इस रीजन में पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। तो अपना इंक्रीजिंग हो जाएगा इसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए ये हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए। हम लोग ने आज 6 प्रॉब्लम सॉल्व किया एक्सरसाइज नंबर 6.2 के। काफी सारे प्रॉब्लम रह रहे, मतलब कितने, लगभग 19 है, और हम लोग ने 6 सॉल्व किए। ये 6 में थोड़े 5 पार्ट थे, जिसमें से हम लोग ने 2 ही पार्ट को देखा, क्योंकि बाकी सब जो है ऊपर जैसे सिमिलर थे। तो हम लोग ने आज एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट किया था। तो अपने को पता चला कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट किया हुआ जो फंक्शन आता है पहला, वो जो होता है पॉजिटिव होता है तब इंक्रीजिंग होता है, और जो नेगेटिव होता है तब डिक्रीजिंग होता है। और स्ट्रिक्टली के लिए अपना इक्वल टू वाला कंडीशन हटाना होता है। ये अपन लोगों ने 3 चीज देखी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आज काफी सारी चीजें हम लोग ने नया डिस्कवर किया, और लास्ट जो एक्सरसाइज थे उसके भी 2-4 प्रॉब्लम किए थे। तो होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, और फिर नहीं आया होगा तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से आप लोग लेक्चर फिर से पढ़ सकते हैं, ज्यादा क्लियरिटी के लिए फास्ट स्पीड में। तो थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव अ गुड डे।